अच्छा, अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। आई नो बड़ा बिजी होता है बंदा लास्ट डेज में, बल्कि ये तो लास्ट आवर होंगे ना। तो लेकिन ना ये सेशन बहुत ज़रूरी है। आई नो का मेजोरिटी शायद रिकॉर्डिंग सुनना पसंद करती है, तो मैं शुरू में ही बता रही हूँ ये सेशन बहुत बहुत ज़रूरी है सुनना। ठीक है। आपकी क्यूरीज, आपका टेलीग्राम ग्रुप वो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर आपने ये छोटी छोटी बातें हैं लास्ट मोमेंट की, ये सुनना बड़ी ज़रूरी है। तो पहले ये जल्दी जल्दी हम ये कवर कर लेते हैं बातें, फिर हम गपशप लगाएंगे। ठीक है। तो स्टे विद मी, आई विल टेक ओनली 5 आवर हार्डली 7 मिनट्स। सबसे पहले बच्चों, हम एग्जाम आपका आई थिंक परसों है ना, 7 मार्च को है। चलो भाई, गुड लक गुड लक इन योर एग्जाम। वो जितनी हम तैयारी थी, जितनी पॉसिबल थी, ह्यूमनली पॉसिबल थी, वी ऑल हैव डन। और मैक्सिमम जो भी आपका टाइम था प्रेपरेशन का, वो वी हैव यूटिलाइज्ड। अब जो है कमिंग आवर्स वो एक्शन आवर्स है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कोटेशन है, लेट्स स्टार्ट विद इट, कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू टू लर्न, कोई आपको सिखा नहीं सकता। और अगर आपने सीखना है ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपके अंदर की विल पावर है, ये आपकी डिटर्मिनेशन है ना, ये आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल करेगी। तो वो ये लास्ट मिनट की छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत ही जरूरी है। मतलब देखो, एग्जाम ऑब्वियसली तैयारी से पास होता है, बगैर तैयारी का तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर तैयारी अच्छी हो भी, तब भी ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसकी वजह से आपकी एक चंक ऑफ क्वेश्चंस आप खराब कर सकते हो, या एक अच्छी परसेंटेज आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो ये टेक्निकल थोड़ी सी बातें मैं बताने वाली हूँ, तो ये आप सुन लें। यू कैन टेक देम लास्ट मिनट टिप्स। तो सबसे पहले, नो नो मैटर, एक लंबी लिस्ट ऑफ रिवीजन हमेशा रहती है सबकी। ये दिस इज नेचुरल, आपका ऑन्कोलॉजी रहता होगा, मैं एग्री करती हूँ। और लेबर किसी का रहता होगा, किसी के इन्फेक्शन की देखना होगा। तो एक लंबी लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगे रिवीजन हमेशा ना टॉपिक्स की होती है, लेकिन आपने वाइजली चूज करना होता है कि ये चीजें तो कंसेप्ट बेस्ड है ना, ये तो मैंने लास्ट अगर वीक में पढ़ी भी थी, तो आई कैन सम हाउ रिप्रोड्यूस दैम। लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं, ये मैं रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, आई मस्ट हैव टू रिवाइज दैम। और ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये जो रिवीजन, जो आपको जिनकी आपको जरूरत पेश आती है, अ, या एग्जाम में जिनको अगर ये आ जाएं, और अगर और ये इम्पोर्टेंट भी हो, तो ये अगर ये रिवाइज हो गई है ना लास्ट आवर्स में, तो आप बड़े अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट होते हो इन क्वेश्चंस में। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, आपका स्कोर है। मैं हमेशा हर दफा भूल जाती हूँ, आई एम वेरी कंसिस्टेंट मैं कोई भी मैंने पेपर देना हो ना, मैं गार भूलने में बड़ी ही कंसिस्टेंट हूँ। और अगर मैं ये स्कोरिंग नहीं रिवाइज करूंगी ना एग्जाम से पहले, स्पेसिफिकली एक दिन पहले या 2 दिन पहले, मैंने ये खराब ही करना है। बिलीव में, इसमें कोई महारत नहीं है मेरी अपने क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन की। ये तो स्कोर है, मैथ है, मैंने भूल ही जानी है। बायोफिजिकल प्रोफाइल है, मैंने भूल ही जानी है। ठीक है। जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज का स्कोर है, भूल ही जाता है, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। हम्म। बिशप स्कोरिंग है सबसे बड़ी बात। आप इंडक्शन के सारे क्वेश्चन खराब कर सकते हो अगर आपकी बिशप 7 निकल रहा है या 6 निकल रहा है, तो चेंज हो जाएगी की। तो ये जो स्कोर्स है ना बच्चों, दे आर जस्ट लाइक मैथ, इसमें इसको भूल जाना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स आपने लास्ट, ये जो आपका डे है, कमिंग डे है, तुम मतलब कल का दिन है, इस ये जरूर रिवाइज करना। ठीक है। जो मर्जी रिवाइज करें, लेकिन डोंट स्किप दिस स्कोर। और ये स्कोर से तो आता ही है, डेटा इंटरप्रिटेशन आती ही है गायनी ओप्स की। और इसके बाद फिर कुछ ना वैल्यूज होती हैं, जैसे जैसे लेबर में कुछ कट ऑफ है कि 1 आवर पे ये करना है, 2 आवर पे ये करना है, 3 आवर पे ये करना है। या ये सीटीजी है, इसकी कुछ फिटल हार्ट रेट की ट्रेसिंग है, वो बंदा भूल जाता है कि एम्बर पे क्या करना है, रेड पे क्या करना है। या चलो आप इसको रिशोरिंग नॉन रिशोरिंग में कर ले, बात तो वही है
क्या स्टेप है? पहला पहला कंजर्वेटिव है या पहला सेक्शन है, या कैटेगरी वन सेक्शंस में क्या एग्जांपल है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, या फर्टिल ब्लड सैंपलिंग, इसकी पीएच और लैक्टेट क्या है, उस पर क्या एक्शन है। ये बड़े हाई यील्ड टेबल्स होते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं इसमें से, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, मतलब एग्जाम से पहले अगर एक दफा देख लिया है ना ये लास्ट डे में, तो ये आप इसमें बहुत कम चांसेस हैं आप ये खराब करोगे। माइंड इतना फोगी नहीं रहता फिर इस तरह। ऑन्कोलॉजी है, स्टेजिंग यार अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, बड़ी बात बात नहीं है, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो मैं ऑन्कोलॉजी आई विल मेक श्योर कि ये 5 कैंसर्स हैं, ठीक है। मैं इनकी स्टेज और स्टेज बाय स्टेटमेंट क्विकली, जो मैंने आज के दिन के लिए अपने लास्ट मिनट पेजेस बनाए थे, मैं जरूर उनको देख लूँ, या आपके पास तो ये सहूलत है कि आप ऑन्कोलॉजी का ग्रुप खोलें, ठीक है, और पिंड पोस्ट जल्दी 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 देख लें। बट आई विल मेक श्योर कल मैं के सारे जो स्कोर्स हैं वो दोबारा आपके डिस्कशन ग्रुप में दोबारा भेजूँ, ताकि आपको सर्च करने की भी टेंशन ना हो, टाइम ना लगे आपका, ठीक है। या इंपॉर्टेंट लिंक्स में दोबारा आप लोगों को टैग कर दूँ, पिन कर दूँ, बाय एनी मीन आई विल मेक श्योर कि ये चीज़ें जो ये है लास्ट मोमेंट की, आप देख लें, ठीक है। आई विल डू इट ऑन योर बिहाफ। तो ये लास्ट मोमेंट जो है आपके चेक्स हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स, इंपॉर्टेंट मोटी मोटी परसेंटेजेस परसेंटेजेस लास्ट मोमेंट के लिए कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुक्का ही होता है ना, जो कम मोस्ट को फ्रीक्वेंटली कमिंग है वो आप देख लें, दैट्स इट। बाकी ये स्कोर्स हो गए, ठीक है। तो हाँ, ये मैं आपको बता दूं दोबारा से, ये कि कब फोर्सेप लगाना है, कब वैक्यूम लगाना है। ये आपका एक मेरा वॉइस नोट भी है इस पे, वो सुन लीजिएगा, उस वॉइस नोट सुनना लास्ट फेज में अच्छा होता है। आ, फिर ये आप अगर कहें, अगर मैं ये कहूँ कि ये डायबिटीज के सारी शुगर वैल्यूज हैं, एसओजीपी वर्सेस नाइस, एक दफा वो रिवाइज कर लें, और फिटल ब्लड सैम्पलिंग भी एक दफा रिवाइज कर लें, सीटीजी रिवाइज कर लें, नॉर्मल लेबर कब कहाँ सस्पेक्टेड और कहाँ डायग्नोस्ड प्रोलॉन्ग हो रही है, फर्स्ट सेकंड स्टेज में वो देख लें, थर्ड स्टेज फिजियोलॉजिकल स्टेप वाइज मैनेजमेंट और एक्टिव स्टेप वाइज मैनेजमेंट उसके बाद देख लें। और ये जो ओब्स इमरजेंसीज के एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम यूट्राइन इन्वर्जन, ये कार्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया, रप्चर, पीपीएच, ये स्टेप वाइज ही किया है ना हमने। ये एल्गोरिथम एक दफा जरूर बच्चों देख लेना। ब्रीच और इसी भी दोनों मिक्स हो जाती है, जैसे मैं कहूँ कि 3.8 पे ब्रीच विजाइनल डिलीवर नहीं करनी, लेकिन इसी में तो कर सकते हो बच्चों। हाँ, ब्रीच एक्सटेंडेड नेक विजाइनल डिलीवर नहीं होता, बट इसी में तो कर सकते हो। तो ये चीजें भूल जाती हैं, ये जरूर देखना। तो ये स्कोर्स आके जिसपे मैंने अभी तुम लोगों को बताया है, ठीक है। जीटीडी, अच्छा, थ्रोम्बोम्बोलिज्म बहुत जल्दी भूल जाता है। आईयूजीआर के माइनर और जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है भूल जाते हैं, लोप्रिन के जो इंडिकेशन है भूल जाती हैं। ये जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। एप्सप्रिन के इंडिकेशंस, आईयूजीआर के रिस्क फैक्टर्स, और ये थ्रोम्बोलिज्म, और साथ में एसओजीपी वर्सेस आपका जो टेबल है नाइस का, उसको देख लीजिएगा। एनीमिया टाइपिंग भूल जाती है, आपको समझ नहीं आती सवेरे एनीमिया कब है। और सवेरे एनीमिया की डेफिनेशन भूल गए तो फिर ब्लड कैसे लगाओगे? ये जरूर देखना है, आपने करना ही क्या है। अगर मैं आपको कहूँ ना, आपके कितने ग्रुप्स हैं? हाँ, आपके वी ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, लेट्स सपोज आपके 9 तक हैं। तो अगर आप इसके जो इम्पोर्टेंट पिंड कार्ड्स है ना, अगर 1 को पढ़ते हैं 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 9 आवर, चलो कहीं कहीं आपने 2 घंटे भी दे दिए, तो विद इन 10-11 आवर्स लास्ट डेज में ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, यू कैन इजीली रिवाइज दैम, आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इंतहाई फाइनली डिजाइंड वो जो इंफॉर्मेशन कार्ड्स हैं, वो इसीलिए आज के दिन के लिए मैं बनाती हूँ, ताकि आप क्या ये मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकें इन इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एचएमपी का एल्गोरिथम, 3 सेंटीमीटर पे क्या करना है, इंट्राकैविटरी पे क्या करना है, स्टेप वाइज सर्जिकल मैनेजमेंट, मायोमैक्ट फाइब्राइड में क्या है, और वैसे ना विदाउट फाइब्राइड एचएमपी में क्या है, डिनो में क्या है, इनफर्टिलिटी का एल्गोरिथम क्या है, 35 पे क्या है, 39 पे क्या है, पीसीओ का क्या है, एंडोमेट्रियोसिस का क्या है, टीबी का क्या है, ये फटाफट रिवाइज कर लिए। अगर आप वो खोलते हैं फेटल इन्फेक्शंस, तो यहाँ से आप एल्गोरिथम आप निकाल लें कि किनका आईजीजी कराना है और रीश्योर कराना है, और किसकी एमनिसेंटिसिस हो रही है,
किसकी टर्मिनेशन डायरेक्ट हो रही है, कब टर्मिनेशन करनी है, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो फिटल स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, इनके डिटेक्शन रेट फर्स्ट टाइमेस्टर के हैं कितने और सेकंड के कितने हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट और वर्सेस डायग्नोसिस टेस्ट, इनके टेबल्स है ना आपके ग्रुप में होंगी, वो देखना एक दफा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यूरिन इनकॉन्टिनेंस के जो एल्गोरिथम है, ये इसमें सिर्फ स्टेप वाइज कर लीजिएगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरएक्टिव ब्लैडर और मिक्स के स्टेप वाइज अप्रोच किया, पोस्टपार्टम यूरिन रिटेंशन के स्टेप वाइज अप्रोच किया, ठीक है। और एक कार्ड मैंने बनाया हुआ है, वेंटो रूल्स, आफर पेसरी, और फिर वो स्टेप वाइज लेके चलना है, साइक्लोकॉल्पोपेक्सी या हिस्टेक्टमी। तो ये हैं, ये सारे आप एक्चुअली कार्ड्स ही हैं, मैंने उन्हीं को देखा है और उन्हीं को मतलब आ, इसी दिन के लिए वो मैंने बनाए थे। तो आप इस तरह अगर अपने लास्ट 10 आवर ग्रुप वाइज भी 1-1 घंटा देते हैं तो ये सारी चीजें आपकी फाइनली रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें दोबारा रिवाइज करना, नो मैटर हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, ये भूल जाती हैं, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट। अच्छा देखो, अब कल की रात क्या करना है, कल की रात के ना बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा नादिश, मैं यूरोगाइनी के टैग करती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट कार्ड्स मैंने रखे कल के लिए होते हैं, आई विल सेंड माई सेल्फ, नो वरीज। अच्छा तो बच्चों, वेयर वी वर, अच्छा एग्जाम, जो की जो न, आपके जो नाइट कल की रात है, इसमें अगर सो के नहीं जाओगे ना तो भाई कोई फायदा नहीं है पेपर देने का, छोड़ो। बहुत अच्छा भी आता है ना, अगर नींद पूरी नहीं है, आप आराम से, ये बहुत बहुत मुमकिन है कि आते हुए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आप खराब कर सकते हो, या आपको बजवर्ड भी नजर नहीं आने वाले अगर नींद पूरी नहीं है। नींद पे ना कोई सेक्रीफाइस नहीं है, ये वो सिंगल और वाहिद मेन रीजन है देर से पहुंचने के साथ। एक तो अब एग्जामिनेशन हॉल देर से पहुंचते हो, ये एक बड़ा फैक्टर है, ये टेक्निकल फैक्टर है आपका एग्जाम फेल करने का। और दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ना, रात को ना सोना। लास्ट टाइम मेरे एफसीपीएस में बड़े ही कोई अच्छे 2 बच्चे थे, शदीद अच्छे बच्चे थे, मतलब आई नो कि दे विल पास एग्जाम, हर 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 जगह सबसे पहले उन्होंने अपना सोल्यूशन भेजना था, की भेजनी थी, जब भी कोई मसला हो के मैं नहीं भी होती थी ना, मेरे भी हाथ पे वो लोगों की कीज चेक कर रहे होते थे। और क्या किया, एक मैडम सो के नहीं गई और एक लेट गई, और पेपर उनको आता था, आई नो, क्योंकि वो तो मल्टीपल टाइम डिस्कशन ग्रुप में भी डिस्कस हो चुका था। बच्चों के ये 2 फैक्टर्स थे, दोनों रह गए, ठीक है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, एक तो सो के जाना है, फिर टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। तो गुड स्लीप बहुत जरूरी है। अच्छा बाकी अच्छी डाइट लो, हाइड्रेट रखो, ये जो लास्ट आपके आवर्स हैं इसमें मूड खराब है तो मूड अच्छा करने के लिए चॉकलेट दी जा सकती है, लेकिन नट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सर्दियां भी हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपको कहना था ड्रग्स के उसके लिए, मील के लिए, और ये फिर वो इक्का दुक्का ही रोग होते हैं। अब तक तो वैसे मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को एग्जाम दे दे के यूज टू जाना चाहिए, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर एग्जाम तो रूटीन है ना, एग्जाम चैलेंजेस, हर ओटी डे, लेबर रूम इमरजेंसी, हम तो मतलब बड़े यूज टू हैं इस तरह की सिचुएशन से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इफ यू आर आप इजीली प्रोन है, पैल्पिटेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, तो यार इन दैट सिचुएशन इंट्राल ली जा सकती है, 10 mg ले लें, जरूर 20 लेनी है। मतलब ये मत करें कि वो पैल्पिटेशन के साथ ही पूरा दिन खराब करो, अगर आप वो 1%, 100% में से 1% होती है ऐसी पॉपुलेशन जिनको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, इन दैट सिचुएशन ले लो। 1% होते हैं जिनको स्लीप इंडक्शन इश्यूज होते हैं बिकॉज एग्जाम एंजाइटी होती है, 3 mg ना लेना लेक्सोटिनल, ये भी 1 mg लेना, क्योंकि आप कौन सा इसके हैबिचुअल होते हो। सेडेटिव है, लो डोजेज में कुछ नहीं हैंगओवर होता, आराम से नहीं, स्लीप की इंडक्शन हो जाती है, सो उठने के बाद हैंगओवर नहीं होता, और
उससे तो बेहतर है ना कि जब सो होके ही नहीं जाते। हाँ, एक तो फिर बेनिफिट से आउट वे कर लो। ये भी अच्छी बात नहीं है दवाइयाँ खाना और दवाई से सोना। आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप, एक छोटे मोटे स्ट्रेस हैं एग्जाम के, आप इस पे सो ही नहीं रहे, फिर जिंदगी में आने वाले मेजर स्ट्रेस में क्या करोगे। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। बट अगर आप 1% में से हो कि प्रॉब्लम होती है स्लीप में और आपने बगैर सो के ही जाना है पेपर में, तो फिर फिर ये ले लो। पैरास्टामोल तो ले ही लें, मसल फटीकनेस हो ही जाती है। 2 ले लें, एक से कुछ नहीं होता। और 2 जो हैं साथ ले जाएं पेपर के लिए, सेकंड पेपर से पहले ले सकते हैं। बड़ा प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है इससे, पीसीएम तो बेहतर है। चेक लिस्ट बिफोर लिविंग होम। फुल नंबर स्लीप ले जाना प्लीज साथ। जो कपड़े जूते पहनने हैं रात को ही तैयार श्यार करके सोना, टाइम पे पहुंचना, साथ ले कोई एनर्जेटिक फूड ले जाना। सेकंड पेपर वहां के खाने से तो बेहतर है अपना ही कोई स्नैक टिफिन ले जाओ, बैग में रख दो। ठीक है, गुम नहीं होता वो। उनका कोई बंदा होता है सीपीएसपी का, देख रहा होता है चीजें। तो बैग में पीसीएम, पानी की बोतल, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, समटाइम वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं, ये आप कर लीजिएगा, इनको फॉलो। अपना एक स्नैक, एक दो चॉकलेट्स, 2 पीसीएम, और एक नॉर्मल टेम्परेचर का अपना वाटर फ्लास्क। इसके पानी जो है वो ठीक रहे, बहुत ठंडा ना हो। तो थर्मस ले जाना, छोटे छोटे फ्लास्क तो होते हैं। यार ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, कुछ बच्चों में 1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बैक एक के मसले हैं, वो इस चीज़ को पहले ही अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर ले, जरा टाइम पे पहुंच जाओ ना पहले ही, तो वो तुम्हें लेके जाने दे देते हैं बैक स्पोर्ट। ठीक है, अगर सेकंड पेपर से पहले थोड़ा सा नैप लेना चाहते हो तो आई कवर पैड साथ ले जाओ, या ना भी लेके जाओ, शशका ही है तो फिर ले जाओ। ओके, तो वहाँ अलाउ नहीं होता कुछ भी, नथिंग, कोई कॉपी पेंसिल अलाउ नहीं है। अच्छा, फिर यस, नेक्स्ट, वॉशरूम सुबह ही होके जाना पीसफुली। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है कि आप आपकी कंसंट्रेशन, या ब्लैडर भरा हुआ है या रेक्टम फुल है, फिर कहाँ से कंसंट्रेशन। पहले ही घर से फारिग होके जाओ। ठीक है, तो कंफर्टेबल कपड़े पहन जाओ, बाया यूजर हो तो पहले सेट कर लो, स्लीव्स उसकी ऐसी ना हो कि तंग हो। आप कंप्यूटर पे काम करते हुए आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है ये। अकॉर्डिंग टू सेंटर सिचुएशन, कोई छोटी जैकेट रख लें, टेम्परेचर ज़्यादा ही है आजकल, मेजर सिटीज में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देख लें। और ये भी उतारी भी जा सकती है अगर वहाँ इन्होंने हीटर ऑन किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे फैंसी ड्रेस ना पहन के जाना, उल्टे सीधे कंफर्टेबल ड्रेसेस पहन के जाएं। 2 चॉकलेट ले जाएं साथ में। ठीक है, अगर आपको उनके कंप्यूटर से कोई ग्लेयर आता है, आंखों में स्ट्रेस होती है, तो ये ब्लू आइज के लिए ऐनक होती है, आप लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को है उनको तो पता ही है। तो फिर एग्जाम वाले दिन भी साथ ही ले जाओ ना, वो मॉनिटर भी तंग करेगा। मुझे खुद मतलब 5 6 लाइक, मैं ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे करती हूँ, हम लोगों की पीपीटीज बनानी होती है, तो स्ट्रेस हो जाती है। तो अब मैंने जब 1 2 दफ़ा इस्तेमाल किया ये, तो फर्क पड़ा है मुझे। ये अच्छा है अगर आप, खैर ये वैसे ही दे रही हूँ, अब ये नहीं करना कि इन्हीं चीज़ों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर दो, क्या ऐनक लानी है, आई कवर लाना है तो घर पे ठीक है, वरना छोड़ो। ठीक है, बस एग्जाम स्टार्ट कर दें, अल्लाह का नाम लें। ठीक है, और बस आप कर सकते हैं, आप इन्हें तो पास होना है। इतने अरसे से आई एम कॉन्स्टेंटली वाचिंग योर पीपल स्ट्रगल। सोते नहीं हो, रात 3 बजे भी उठती हूँ चैटिंग चल रही है, 4 बजे भी उठा, मैसेज टैग किया हुआ है, एनी टाइम एंड आई विल ओपन योर ग्रुप, देयर आर 10 15 क्वेश्चंस एवरी टाइम वेटिंग फॉर मी। और ये क्वेश्चन तभी आते हैं ना बिकॉज यू आर ऑन ऑन दिस। तो इतनी एफर्ट कर रहे हो, इतनी एफर्ट कर रहे हो, तो फिर और किसने पास होना है। हाँ, आप ही ने तो पास होना है। वो तो नहीं पास होगा ना जिसको कोई परवाह ही नहीं है, हाँ एग्जाम है नहीं है, तैयारी है नहीं है। तो यू आर ज्वाइनिंग द कोर्सेज, यू आर पेइंग द फीसेस, यू आर स्पेयरिंग टाइम टू स्टडी, इतना एफर्ट कर रहे हो। तो आपके अलमाइटी का तो आपसे वादा है कि जिसने इसकी एफर्ट किया उसके लिए इतना है, इस पे तो ट्रस्ट करो ना। हाँ, जितनी तुम लोगों ने सच में मेहनत की है वो तुम्हारे लिए है, कोई छीन नहीं सकता उससे। क्योंकि ये किसका वादा है, अल्लाह अलमाइटी का वादा है। क्या वो वादा तोड़ता है, कभी भी नहीं। हाँ, उसके डिफरेंट प्लान्स होते हैं हमारे लिए, और उसकी अपनी टाइमिंग होती है, एंड वी डू नॉट, उस पे हमें होना चाहिए ट्रस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि एग्जाम में ना
ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, एप्रोप्रिएट, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आप भूल जाते हो। जैसे मतलब अभी तुम लोग पीआईडी और डेस्क के पीछे पड़े हुए हो, अगर पीआईडी ट्रीटेड है, टाइमली पिक हो गई, तो नहीं ट्यूबल डैमेज होता पहली एपिसोड से। बट अगर आपने उसको नेग्लेक्ट किया, रिपीटेडली वीआई एक्टिव है, तो कर देगी डैमेज। तो पीआईडी में सिचुएशंस है ना। बट अगर डेस्क यूजर है, यूट्राइन एनोमलीज हैं, उसकी तो वैसे ही ट्यूब खराब है, वैसे ही गवर्नमेंट प्रेगनेंसी उसको हो जानी है, इतने सारे मसले हैं। तो अगर आप कहें कि पीआईडी वर्सेस डेस्क कौन सा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग तो डेस्क है भाई। इजंट इट? या जिसकी पहले ट्यूबल सर्जरी हुई है वही स्ट्रांग है ना। लेकिन कॉमन तो नहीं है। जैसे जैसे हर पेशेंट की, जिसकी आप स्टेक्टमी करते हो, आप अगर 100 पेशेंट का डाटा निकालो, उसमें से 90% एटोनी वाले होते हैं, और 5-10 होते हैं जिनको क्रीटा की वजह से स्टेक्टमी होती है ना। तो मोस्ट कॉमन क्रीटा तो नहीं है ना स्टेक्टमी की रीजन, वो तो एटोनी है। लेकिन जिसको क्रीटा हो गया, उसकी 100% स्टेक्टमी होनी है ना। 1% चलो नहीं होगी, 99% होनी है, लेकिन हर एटोनी की तो नहीं होती। तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं कि बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग कॉमन क्या है। ठीक है। बाकी देखो, तो ये क्वेश्चंस तो यार किसी को भी नहीं आते, हर पेपर में कोई भी उठा लो। मीन्स अभी मैट्रिक का भी दे लो ना, या 5th क्लास का भी दे लो, नहीं आता। ये क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते। डोंट गेट पैनिक फॉर देम, सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, जो आते हैं उनके लिए अच्छा टाइम मैनेज करो। और एक बार हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। बस वर्ड्स आपको तब नजर आते हैं जब अटेंटिव होते हो, स्ट्रेस नहीं होती आपको। और दूसरी दफा नजर आते हैं, पहली दफा तो पढ़ने पर नजर भी नहीं आते। पहली दफा पढ़ने पे ये भी नजर नहीं आता, लीस्ट पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, कॉमन पूछ रहे हैं। अच्छा, जिन क्वेश्चंस पे आपकी सिक्स सेंस ने की लगाई है ना, आपको टॉपिक पे इतना अच्छा आता नहीं था, बट आपके सिक्स सेंस ने कहा यार ये ठीक है, तो बस वही ठीक है, डोंट चेंज इट। चेंज करके कौन सा आता है आपको? तो सिक्स सेंस पे कर लो ट्राई। लाए, ये मैंने देखा है, सिक्स सेंस ठीक होती है समटाइम। तो सिक्स सेंस है तो 7 सेंस पे नहीं रहना, सिक्स पे ही रहना। कुछ क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते, उसमें सिक्स सेंस भी काम ना करे, तो फिर ए और ई के अलावा कुछ भी चूज कर लो। वो लाइकली ए और ई नहीं होते, लाइकली। और अगर सिक्स सेंस काम कर रही है, तो फिर सिक्स सेंस वाली की बना लो, उसको फिर चेंज ना करो। और बाकी आई एम श्योर के 75% आप आराम से स्कोर कर लोगे, इतना आपको आता है पेपर। अब रेयर एजम्पशंस नहीं करनी कि इसको शायद ये पूछा होगा, जो उन्होंने पूछा है उन्होंने लिखा हुआ है। लाइक उन्होंने आपको स्टेशन दिया है 0 पे, तो ये 0 पे है। डोंट अज्यूम इट इज -1। ठीक है, डोंट अज्यूम प्लीज। अगर वो कह रही है ना ओकेजनल ब्रैडिकार्डिया है, तो इसका मतलब है ठीक हो रहा है, कभी कभार होता है पर ठीक हो रहा है। तो डोंट अज्यूम ये फेटल डिस्ट्रेस है। एवरीथिंग इज ओके, ओकेजनल ब्रैडिकार्डिया, अब ठीक है, तो बस कंटिन्यू करें। व्हाई यू गोइंग फॉर सेक्शन? डोंट मेक रियल assumptions, ठीक है, एंड assume stem which are not written in question। जैसा लिखा है वैसा ही है, डिटेल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन वो देंगे। हर स्टैंडर्ड पेपर में देना चाहिए, जिसमें नहीं देते वो फिर सबके लिए डिफरेंट डिफिकल्ट है। ठीक है। अच्छा, मेरे जो अभी अभी रिसेंट मोस्ट एग्जाम एफसीपीएस का ही हुआ है ना, आपसे पहले पेपर के पहले दिन आके सबको सांप सूंघा हुआ। भाई मैडम, पेपर इतना को मुश्किल था, आप सोच नहीं सकती। मैं भी डर गई यार, मैं तो अब मेंटर तो बेचारा एम्बेरसमेंट ही फील करेगा यार, कि लगी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ आ जाएगा तुम लोगों को, और ये कह रहे हैं भाई नहीं आ रहा। तो खैर चुप हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो पिछले एक दिन तो शुरू का पेपर पोस्ट, क्वेश्चन पोस्ट, अब मैं क्वेश्चन देखूं, ये तो कराया था, ये तो आना चाहिए, ये तो कराया, बट एनीवे दे 2 दिन में उन्होंने पूरा पेपर जो है वो वॉमिट आउट कर दिया। तो मुझे, हाँ, कुछ क्वेश्चंस वाकई मुझे नहीं आते थे, वो तो हमेशा ही, वही ऑल नो कि 5-10 तो किसी को भी नहीं आते। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी तो डुएबल थे, आते भी थे उन्हें। फिर आ गया रिजल्ट। एज हमेशा हर रिजल्ट में पास भी होते हैं लोग, फेल भी होते हैं, फिर कुछ फेल हो गए, उनका बना दिया सपोर्ट ग्रुप। फिर मैंने कहा चलो डालो क्वेश्चंस और 10-10 रोज सॉल्व करो। आजकल वही देख रही होती हूँ, तो सारे आते हैं। फिर गलत क्या करके आए हो फिर? भाई गलत नहीं करके आए, एक्चुअली ये नजर नहीं आती चीजें, बीइंग कॉमन, पर्टिकुलर, स्ट्रॉन्ग, हाँ, एक्सेप्ट, लीस्ट, बज़वर्ड नहीं नजर आ रहे होते। आई मैंने ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं किया, उसमें क्या था,
प्रोलैप्स की कोई पेशेंट थी, नहीं पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर था, उन्होंने बताया हुआ कि जो डिपस्टिक टेस्ट है वो ठीक है, उस पर कोई लिकोसाइड्स नाइट्राइट्स नहीं है, तो नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट में जो वहां फंसे हुए थे वो एमएसयू था, ब्लड डायरी था, तो उन्होंने कहा मैडम एमएसयू करेंगे। वाई एमएसयू? क्योंकि एमएसयू ज्यादा सेंसिटिव है। वाई? जब दे दिया डिपस्टिक वो ठीक है, तो एमएसयू तो नहीं आएगा ना। डिपस्टिक में अगर मसला है तो काउंटर चेक एमएसयू पे करना था, बट वो तो मसला ही नहीं दे रहे। वाई? इस तरह की कॉमन सेंस की चीजें खराब करके आई हैं जो फेल हुई हैं। तो बेटा डायरी कराई आप। अच्छा, कुछ चीजें वाकई कॉमन सेंस की होती हैं। आप लोग हल्कान हो रहे थे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट दिए जा रहे थे। एक छोटी सी की थी कि साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व कर लें, भाई वो ये डोमेन है, जो डोमेन है वहाँ भेज दो। यूरेटर के इतने सारे मसले, तो इन्वॉल्व करो, रेफर करो यूरोलॉजिस्ट को, वही मसले हल हो जाते हैं, वही कॉमन सेंस की बन जाती है। बहुत सारी जगहों पे तो काउंसलिंग ही मसला हल करती है। जितने भी मोनोकोनियानिक डाइकोनियानिक जो भी कुछ है जिसमें भी मसले हो रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम काउंसलिंग। तो ये कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं, ठीक है, तो इनको नहीं आपने खराब करना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है बच्चों, मैं दोबारा बताऊंगी, देखो हम ये कर रहे हैं क्रैश कोर्स में काफी अच्छे से। दोबारा सुनो, यही काम आएगा पेपर में। स्टेम पढ़नी है, ठीक है, डोंट मेक हरी, रश नहीं करना। स्टेम पढ़नी है, ऑप्शन पढ़ने पर रश नहीं करना। ये दोबारा पढ़नी है। दोबारा पढ़ोगे तो फिर आपको, आप स्क्रीन करोगे बजवर्ड, पहली स्टेटमेंट पे तो नजर ही नहीं आते। दूसरी दफा पढ़ोगे फिर बजवर्ड समझ आ गए, अब समझ आ गए है ना, फिर डोंट रश टू ओपन द कीज। देखनी नहीं है ऑप्शंस, विजुलाइज करें कि व्हाट शुड बी, देन स्क्रीन द ऑप्शंस। उसमें से आराम से आइडियल जो थी वही है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट, एक्सक्लूड करते रहो, एंड यू विल मेक यूर की। सीपीएसपी में तो खैर 50% पेपर एक्सक्लूजन की पे ही होता है, लेकिन आपने इसी तरह चलना है जैसे मैं बता रही हूँ। छोड़ दो। ये आई थिंक MSU G1 का निकला होगा, उनके उनको वो बोर्ड ले, उनका बोर्ड होता है वाइट बोर्ड, उस पे वो साफ कर करके हल करते रहते हैं बायोस्टैट। अच्छा देखो बच्चों, जब सारे ही करेक्ट हो तो फिर क्या करना है, मैंने तुम्हें बोला है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग की चूज करनी है जिससे मैनेजमेंट चेंज हो जाए। हम्म जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि लीकिंग हो गई है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बता दें, उसमें लीकिंग के बाद रिथ्रो भी थी आई थिंक, और उसमें जो थी वो भी थी, स्टेरॉइड भी थी, तो दिस इज स्टेरॉइड, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। क्योंकि 30% जो सारी प्रीटर्म लेबर की रीजन है वो पीप्रॉम है, इसने चले जाना है प्रीटर्म लेबर में, स्टेरॉइड का टाइम मिस हो जाएगा। हाँ, ऑल्दो वी विल गिव रिथ्रो एज वेल, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग तो स्टेरॉइड है। देखो ये दोनों ठीक है, आई एग्री, उसमें मे भी टीपिया चार्टिंग भी हो, कोरियोमनाइटिस के साइन सिम्टम भी हो, सारी ठीक हो, बट वो कह रहे हैं इनमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दें। तो जरूरी नहीं है कि 5 ऑप्शन में से सारी 4 गलत ही होनी चाहिए, तब आप एक पिक करोगे, ठीक है। ये भी समटाइम ऐसा होता है कि सारी आपको गलत लग रही होती हैं, फिर आप उसमें से जो मासूम सी होती है बेचारी, कम खराब होती है वो बना लो, ये भी आराम से सॉर्ट आउट हो जाता है। हम्म अब देखो जैसे आपने वही अगेन 0 पे है, या मैं कहूँ 1/5 है पर एब्डोमिनल हेड, तो 1/5 पे लग जाता है ना, मिड कैविटी क्या है ये स्टेशन। अब इसमें दे दिया इन्होंने कैपेट। अब यू नो कि कैपेट पे वैक्यूम नहीं लगता, लगता तो इस पे फोर्सेप है, लेकिन फोर्सेप ऑप्शन में ही नहीं है। दो चॉइसेस पड़ी हैं, सेक्शन या वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी है ना, कैपेट पे लग जाता है अगर कैपेट जो है +1 तक को लग जाता है वैक्यूम, तो फिर वो चूज करना सेक्शन तो बेहतर है, सेकंड स्टेज सेक्शन। तो सारी खराब लग रही हूँ तो इनोसेंट चूज कर लो ना, सेक्शन करना सेकंड स्टेज पे, जबकि इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी भी हो सकती है, ज्यादा खतरनाक बात है, ठीक है। जो भी बायोस्टैट लाइक क्वेश्चन, बायोस्टैट वैसे एमसीपीएस में तो नहीं आती, कम आती है, बहुत ही एक का दुक्का, लाइक जिसमें स्कोरिंग करनी है, आप इसको ऐसे ले लो, जिसमें टाइम लगता है बैठ के ना कैलकुलेशन करनी है ना, तो उसको एंड पे कर लो, उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ स्किप करो। आप क्या करते हो, 2 मिनट पढ़ के स्किप करते हो, वो 2 मिनट तो गए, क्योंकि जब स्किप करके दोबारा करोगे 2 मिनट दोबारा देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आ गई नहीं आता, या इस पे लगेगा टाइम, उसको फौरन स्किप करो भाई, ठीक है, एंड पे करो स्पून से जब आप मैक्सिमम कर चुके हो क्वेश्चन।
फिर अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेजमेंट भी इजी हो जाती है। और यार एलियन क्वेश्चंस तो आते ही हैं सबके, हर पेपर में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बिलीव मी किसी को भी नहीं आते हैं जो बना रहा होता है ना, मुझे लगता है उसको भी नहीं आते हैं। उनको छोड़ दो, उसमें ए और ई की ऑप्शन ना दो, बी सी डी में तुक्का मारो, कड़बकड़ करो और चलो आगे। 100% पे नहीं पास होना, 75% पे पास होना है। 75% हक हलाल की मेहनत से आराम से लिए जा सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोगों की तैयारी है, आप तो इंशाल्लाह लोगे 95। और जो ब्रेक टाइम है उसमें कोई गप्पे नहीं है, पेपर वन की कोई डिस्कशन नहीं है। लोग बड़ी करते हैं डिस्कशन, आपने नहीं करनी। उसमें चाय शाय पियो, जो घर से स्नैक लेके गई हो वो खा लो, या सीपीएसपी का खाना भी अच्छा ही होता है, कोई खाया जा सकता है कि ठूसना नहीं है उसको, थोड़ा कम खाना वरना भी पेपर में आएगी नींद। ठीक है, और बस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट करो, अपने परवरदिगार पे ट्रस्ट करो, जिसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारी किस्मतें लिखी हैं, जिसने तुमसे वादा किया है कि तुम लोगों की जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। ठीक है, और बाय एनी मीन थिंक अबाउट द सेरेमनी डे, वो जो आपका एमसीपीएस का कॉन्वोकेशन होता है, जब आप उसमें जा रहे हो स्टेज पे डिग्री लेने, उसको याद करना और फिर हर क्वेश्चन के लिए तुम लोग फाइट करोगे। मेरे लिए तो बड़ी मोटिवेशन होती थी अपना कॉन्वोकेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगता था व्हेन आई वाज डूइंग माय एफसीपीएस, बड़ा कुछ अच्छा लगता था कि यार। और जब हुआ भी था तो आई वाज, मेरा मुझे अहमदाबाद जाना था और मैं दूर थी काफी, मैं फिर भी गई थी 3 बच्चे लेके सर्दी में। मैंने कहा इतना तो मेरा ड्रीम है, अब तो जाऊंगी। चलो इंशाल्लाह तुम लोग भी जाओगे, गुड लक बच्चों। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल बातें हैं, ये तुम लोग कर लोगे इंशाल्लाह, आई बिलीव ऑन यू। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पढ़ाती मैं एफसीपीएस को हूँ, लाइक बिकॉज आई हैव डन एफसीपीएस, एमसीपीएस नहीं किया मैंने। मैं लेकिन आई हैव नो आइडिया व्हाई माय एमसीपीएस स्टूडेंट्स ऑलवेज ऑलवेज आर मोर बेटर देन एफसीपीएस। इनका स्कोर हमेशा अच्छा होता है। अगर मैं परसेंटेज बनाऊँ ना अपने एमसीपीएस बैच की, इनके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं, इनके ओस की भी अच्छी होती है। तो आई एम वेरी लकी फॉर माई एमसीपीएस बैच। तो ये लक तुम लोगों के साथ भी जाएगी, और तुम लोगों के साथ थोड़ी मैं ज्यादती करती हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं चलता, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाती हूँ, क्योंकि वही आदत होती है एफसीपीएस की, एमआरसीओजी के एग्जाम्स के पढ़ाने की, तो समझ नहीं आता। समटाइम थोड़ा आगे तक पढ़ा देती हूँ, लेकिन उसका फायदा होता है तुम्हें। वो जो 4-5 क्वेश्चन सबने खराब करने होते हैं, जिनको अंदाजा नहीं होता, वो आप ठीक करके आते हो। while I was taking the session, मैं वो क्वेश्चंस बताती रहती हूँ जो जिसमें एफसीपीएस के मसले हो रहे होते हैं, इवन एमआरसीओजी वालों को मसले हो रहे होते हैं, यू ऑलरेडी नो हाउ टू डील दैट। और सबसे बड़ा फायदा इन कोर्सेज का आपके ओस्की में होता है। ओस्की के मेरे फीडबैक्स आप देखिएगा, उसमें कहते हैं मैडम आपकी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, वो वही इतनी थी कि हम नेक्स्ट डे उसकी पास कर सकते थे, आपने उसके लिए मजीद 2-3 महीने पढ़ाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे, बिलीव मी, बिलीव ऑन योर प्रेपरेशन। जिसने इतनी मेहनत की है उसने ही पास होना है। ठीक है, और ये जो टेक्निकल बातें हैं ना, ये आप 100% ठीक करनी है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद सो के नहीं जाते, खा के नहीं जाते, लेट जाते हो, टाइम मैनेज नहीं करते, एक ही क्वेश्चन पे बैठ के जाते हो, फोती हो जाते हो कि ये आएगा तो उस आगे जाएंगे। ये नहीं करना प्लीज। ठीक है, चलो सो बेस्ट ऑफ लक। लेट मी नो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स। आयशा, बुशरा, आयजा, फातिमा, हुमैरा, समिया, सारदा, नाजिश एंड फातिमा। नाजिश बहुत अच्छी बच्ची है। नाजिश तुम्हारी क्यूरीज मैं बड़ी तसल्ली से पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है बड़ा क्वालिटी नुक्ता उठा के बैठी हो। you sometime you know you make me amazed, keep it up। बाकी बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन आप ज्यादा डिस्कस करते हो क्वेश्चंस। बाकी भी अच्छे हैं, ताजीन आप भी अच्छी हो, समिया आप भी अच्छी हो, बाकी भी अच्छे हैं। बस 1-2 क्वेश्चन से मुझे जिनकी कीज चेंज करने कर, जो कुछ स्टूडेंट्स मुझे मेरी की चेंज कराते हैं, मुझे तो वो अच्छे ही लगते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि हम सब गलतियां कर सकते हैं, वी आर आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन। तो नाजिश ने कुछ कीज चेंज कराई थी, नाजिश वो हैशटैग डिस्कस के साथ अपलोड है, तो बाकी लोग भी अगर चाहें तो ये नहीं करना कि पता नहीं कौन सी की चेंज होगी कौन सी, सिर्फ हैशटैग डिस्कस लिखें डिस्कशन ग्रुप में और अपने पास पेपर्स के ग्रुप में, वो कोई 10-15 क्वेश्चन हैं,
उनकी फीस रिवाइज है। और वो भी इसीलिए है कि शायद मैं भी इंसान हूँ, मुझे वो बस बट मुझे भी नजर नहीं आते जो आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन जब आप मुझे कहते हो कि नहीं मैडम है, तो फिर मुझे आ जाते हैं नजर, मैं मान लेती हूँ। चलो। हाँ। यार एग्जाम से पहले सबके ही हालात खराब होते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स नेचुरल। ठीक है। जिसने जो आपकी तैयारी है ना, जो आज से मतलब पिछले 2-3 सालों से लगे हुए ट्रेनिंग में, ये वो सारा इंशाल्लाह वो आपके थ्योरी में काम आएगा। हर चीज बैकअप पे तैयार होगी। ओके। चलें। नो क्वेश्चन। अपनी सुंदर सुंदर आवाजें सुना दो। सुंदर आवाजें नहीं, मधुर आवाजें सुनवा दो मुझे। हम्म। लास्ट रिवीजन नोट्स, ये जो वी ग्रुप्स में मेरे कार्ड्स है ना, तुम लोग बस वो पढ़ लो कल। और हर ग्रुप को दो 1 या 1.5 घंटा, वो खत्म हो जाएंगे। बस एक दफा फ्लिप करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बैठना नहीं है उस पे। बस पढ़ते रहो, वो आंखें देखती रहेंगी ना उसको, वो जब एग्जाम में आएगा तो खुद ही उसको रिकॉल कर लेंगे। और जो ये स्कोर्स वाले हैं, ये मैं दोबारा ड्रिल करूंगी, दोबारा सारे इकट्ठे करके आपके जो आपका जो V1 ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इकट्ठे एक ही दफा देख लोगे। मधुर आवाज से। नहीं यार, तुम लोगों की ज्यादा प्यारी आवाजें हैं। मेरा तो एज फैक्टर आया हुआ है। जवान खून है तुम लोगों का। यार वैसे आई एम 37, और आई फील माई सेल्फ वेरी वीक। तुम लोग जो है ना, अपने सेहत का ख्याल रखो। और ना, दूध शुद्ध पिया करो, कैल्शियम लिया करो, ये ना ओस्टियोपोरोसिस करा करू के बैठ जाओ। दूसरों को बैठ के एडवाइस और प्रिस्क्रिप्शन देते हो, अपना आप ख्याल नहीं रखते। तुम सबकी मैच भी करा लूँ, सबकी 10 या 9 ही निकलेगी। एक तो अपनी डाइट का भी ख्याल रखा करो, और स्पेसिफिकली अपनी बोन्स का। ठीक है। करेक्टेड कीज हैशटैग डिस्कस। मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारा आई विल टैग यू। विश्वास पर नहीं, तुम लोगों ने विश्वास पर नहीं ले रही, तुमने HRT पे आना है। चिड़चिड़े भी हो जाओगे जल्दी। ऐसे गाना करो रे ज्यादा। चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमको ज्यादा वैसे मोटर सिम्टम्स आते हैं टाइम से पहले। करेक्टिविटी सर्च करनी नहीं आती, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू, छोटा सा मैं बना दूंगी वीडियो क्लिप इस पे। हम्म। चलो, अभी जो मैंने बताई है, जो वो कर लो, बल्कि अभी तो सो जाओ अभी। सो जाओ, एग्जाम कितने बजे है? 7 को? अभी भी की समझ नहीं आती। 8 बजे में। अच्छा, 8 बजे। बस अभी तो फिर सोना पड़ेगा ना। अच्छा, हेपेटाइटिस B की क्यों समझ नहीं आती? हाँ, ये देखो, हेपेटाइटिस B में वो ये पता क्या पूछते हैं कि हेपेटाइटिस B में अस्सलाम कब। वालेकुम डॉक्टर हिरा। हम्म, एक्चुअली क्यूरी ये है कि वो जो इम्यून क्लियरेंस और वो वाला बताना होता है ना कि किसमें कहाँ पर हमने इम्यून क्लियरेंस करनी है, कहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन आ रही है, वो वो छोड़ दो, वाली चीजें ये वो कर तुम रहे एक छोड़ दो, दफा। वो छोड़ ठीक दो। है। क्योंकि ठीक है, अब जो बस कल का यही दिन इश्यू है। जी मैडम। जो कल का दिन है ना, जो कल का दिन है, वो मैं नहीं चाहती तुम हेपेटाइटिस B की इम्यून क्लियरेंस पे करो। ये एक दफा ये क्वेश्चन आया है IMM में, उसके बाद नहीं आया। एक दफा, एक दफा जस्ट। अब मैडम उसके मैंने लिए आपका लेक्चर सुना है सारा उसके ऊपर, मैंने मुझे उस टाइम तो समझ आ गया, लेकिन अब जब मैं दोबारा वही वाला करने बैठी हूँ ना तो मैं उसमें कंफ्यूज हो हाँ, रही हूँ बहुत ज्यादा। चलो अब तुम अब कंफ्यूज हो ही गई हो, तो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मेरे पास शायद ओपन भी हो, मैं आजकल जो नया थीरी ग्रुप है ना, उन लोगों को इन्फेक्शन ही करा रही थी, तो मैं देख रही थी, ये मैं भी देख लेती हूँ। यस, ओपन ही है लकीली। वैसे इम्यून क्लियरेंस वगैरह मैं भूल जाती हूँ, मुझे आता है तो मैं भी ना ब्लैक बोर्ड पे करा देती हूँ, मैं भी देख देख के कराती हूँ, मुझे भी भूल जाती है। आ गया। चलो।
तो हम्म, यार हेपेटाइटिस, ठीक है। तो जो तुम लोगों ने करना है ना हेपेटाइटिस में, सिर्फ तुम लोगों ने ये करना है कि हेपेटाइटिस में जो एंटीवायरल देनी है ना, वो 24 वीक से पहले देनी है। और इसमें सेफ एंटीवायरल ना ये होती है टीडी, टीनोवोफिर, ठीक है। और वो लैक्टेशन में भी सेफ है, और कोई रिबाविरिन कुछ नहीं देना, ठीक है। और बाकी 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 इसमें जो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग भी सेफ है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट बच्चा वैक्सीनेटेड हो, ठीक है। ओके। और हाँ, फिर यही बात लिखी हुई है। हाँ, और ये एक वैक्सीन की बात है, ये इम्पोर्टेंट है कि कब आपने, सबको तो आपने देनी है वो इनकी जो हेक्सावेलेंट वैक्सीन है, मोनोवेलेंट वैक्सीन है, जो 016 मंथ पे देते हैं एक्टिव वैक्सीन। लेकिन आपने इम्यूनोग्लोबुलिन कब कब देनी है, जब मैटरनल ई एंटीजन पॉजिटिव हो, या ई एंटीजन की एंटीबॉडी ना हो। क्योंकि एंटीबॉडी होना अच्छी बात है, इसमें इन्फेक्टिविटी कम होती है। अगर ये नहीं है तो फिर बुरी बात है, बुरी बात है तो फिर दोनों देंगे। डीएनए का ज्यादा है, ठीक है, या माँ में अक्यूट हेपेटाइटिस है, या बच्चा छोटा है, सिर्फ यही इंडिकेशन है। या आगे भी एक टेबल है जो मैंने आप लोगों को करवाई भी थी, जिसमें आपने देनी है, हाँ ये वाली, कि आपने दोनों देनी है। आप ये देखें, आपने फिर सब मैक्सिमम में ही देनी होती है, ठीक है, जब तक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले। एक ही में नहीं देनी है FBIG, जिसमें सिर्फ एस एंटीजन पॉजिटिव है, या अगर ये एंटीजन नहीं है तो उसकी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ठीक है। दैट्स इट। इसमें सिर्फ देते हैं एक, वरना सब में मैक्सिमम दो देनी है। और ये फिर इम्यून क्लियरेंस वाला आ गया। हाँ, पहले पता है स्टोरी क्या होती है। पहले तो एस एंटीजन पॉजिटिव, एस एंटीजन पॉजिटिव है तो मतलब इन्फेक्शन तो है। क्योंकि एस एंटीजन अगर नेगेटिव है और उसकी एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो इट कैन पॉजिटिव वैक्सीनेशन एज वेल, या नेचुरल इम्यूनिटी में। बट अगर एस एंटीजन पॉजिटिव है तो फिर तो इन्फेक्शन है बच्चों, ठीक है। अब कहानी क्या होगी कि पहले इन्फेक्शन है, डीएनए भी ज्यादा हो गया, शुरू में डीएनए ज्यादा हो गया, ई एंटीजन आई हुई है। फिर दूसरी स्टेज पे क्या हो गया, ये तो ज्यादा ही था डीएनए, अब एलएफटी भी खराब हो गए, ये भी खराब। अब ई एंटीजन भी पॉजिटिव है इन दोनों स्टेजेस में, इम्यून टॉलरेंस और क्लियरेंस में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब एंटीजन जाएगी तो एंटीबॉडी आती है। पहले दो स्टडीज में एंटीजन पॉजिटिव थी, इसके बाद चली गई है, तो फिर इनकी एंटीबॉडी ने पॉजिटिव हो जाना है। तो कंट्रोल और स्केप में ये पॉजिटिव होती है। स्टोरी ऐसे है कि टॉलरेंस में इन्फेक्शन आया, डीएनए ज्यादा हुआ, दूसरे स्टेप पे एलेप्टीज भी ज्यादा हो गए, तीसरे स्टेप पे कंट्रोल आ गया, इम्यूनिटी जिंदा हो गई। उसने डीएनए को भी भगा दिया, कम कर दिया, एलेप्टीज भी ठीक कर दिए। लेकिन अगर फिर ये बेचारी चली गई इम्यूनिटी, फिर ये डीएनए ज्यादा हो गया, फिर एलएफटी खराब हो गया, फुल फ्लैज क्रोनिक सीएलडी और डिकम्पनसेटेड बन चुका है ये। अब यहाँ एक्चुअली ये एंटीजन पॉजिटिव इसलिए नहीं है, होना तो चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं सकता पॉजिटिव, क्योंकि वंस इट हैज गॉन, इसकी एंटीबॉडी ही पॉजिटिव हो सकती है, ये दोनों कभी साथ आ नहीं सकते। दिस इज द सिंपल स्टोरी ऑफ दिस टॉलरेंस, क्लियरेंस, कंट्रोल एंड एस्केप। लेकिन इस पर ज्यादा टाइम ना बर्बाद करो प्लीज, ठीक है। डोंट मेक यूर, आपके जो प्रीशियस टाइम है, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट बताई है ना स्कोर्स की, यही कर लो, इसमें से नहीं आने वाला क्वेश्चन। मतलब एक ही दफा आया, मैं थैंक यू इस मैडम। एक वक्त। बात और पूछनी थी। हम्म, मैडम एक बात और पूछनी थी, फीटल इन्फेक्शंस अगर रिवाइज करना है, मतलब जैसे बहुत पहले किया हुआ है, अब दोबारा उसको इतना गो थ्रू करने का टाइम नहीं था, उसमें तुम सिर्फ वो जो फीटल इन्फेक्शंस वाला ग्रुप है उसका कार्ड्स पढ़ कार्ड करो, लें, या आपकी कार्ड एक बस। 3 घंटे वाली वीडियो है वो सुन लें? नहीं, कार्ड्स, वीडियो ना ठीक है सुनो, मैडम, परसों थैंक यू। पेपर है। ना वीडियो नहीं सुनो, बस कार्ड्स पढ़ लो। अब ये सुन लो, देखो ठीक है जो मैडम। रुबेला है ना, रुबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा है और बच्चे का डैमेज भी ज्यादा है, ठीक है। CMV की जो ट्रांसमिशन है वो फर्स्ट से ज्यादा सेकंड में, सेकंड से ज्यादा थर्ड में ट्रांसमिशन, लेकिन डैमेज है जिसमें वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कराता है, वो फर्स्ट में ही ज्यादा है। सेम फॉर टोक्सो, सेम फॉर सिफिलिस। तो सिर्फ रुबेला एक्सेप्शन है कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है ना, वो फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम है और डैमेज भी मैक्सिमम है। बाकी मैक्सिमम टॉर्च की जो ट्रांसमिशन है एपिटोमेटर्नल, वो एडवांसिंग जेस्टेशन में ज्यादा ही हो रही है। और ये तो रूल ऑफ थंब है कि ट्रेटोजेनिसिटी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगी टॉर्च की वजह से, तो डैमेज फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा है। क्लियर। तो ये पूछ जी लेते हैं। मैम, थैंक यू। हाँ, बस यही पूछ लेते हैं किसकी ज्यादा है किसकी कम है, परसेंटेजेस देख लेना।
पार्वो की और ये सीएमवी की, रुबेला की परसेंटेजेस देख लेना। ना भी देखो तो ये जो कंसेप्ट है इसी की बेस पे भी कीज बना लो अभी। बस यही हो सकता है अब, कल और क्या हो सकता है। तो मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, जी मैम, वो इंसिडेंसेस का आपने कहीं कंपाइल करके कोई बनाया हुआ है, कोई चार्ट या कोई टेबल? नहीं मैंने तो एक्चुअली नहीं बनाया, बनाती तो तब भी ना शेयर करती। आते भी नहीं है पेपर में, कोई कितने इंसिडेंसेस आ जाएंगे, तीन चार। ये इतना टाइम खाते हैं, दिमाग इतना खाते हैं ना कि आप करने वाली चीजें भूल जाते हैं। और जो आते हैं ना जी वो वही होते हैं जो हमेशा से आते हैं, वो रट्टे होते हैं। पीपीएच का रिकरेंस, शोल्डर डिस्टोशिया का रिकरेंस, ओसिस की दो चार परसेंटेजेस, वो आप पेपर में कर करके ही आ रही होती हैं। वो काफी है। अब कल जी के मैम, दिन में परसेंटेजेस पे ना टाइम जाया करो, जो मैंने ओएचएसएस बताया का था। बता दें मैम थोड़ा सा। अच्छा, ओएचएसएस की वॉइस नोट बताऊंगी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुक्र है आपने याद करा दिया, कल के लिए रखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसकी जी। स्टेजेस हैं, क्रिटिकल स्टेज को कैसे डिफरेंशिएट करना है और क्या मैनेजमेंट है। इसमें पता और क्या मैम होता है, एक और चीज थोड़ी सी। वो सारी बातें देखते देते हैं सवेयर की, और एक बात दे देते हैं क्रिटिकल की। अब देखो एक बात भी जी। क्रिटिकल की आ गई ना, वो क्रिटिकल है। मैनेजमेंट वैसे ही है। हम्म, ठीक है, दे विल गिव ठीक यू है। ओवेरियन जी साइज 8 सेंटीमीटर, लेकिन साथ ही ओलिग्यूरिया दे देंगे, फिर तो ये सब क्रिटिकल हो जी। चुका है ना। तो ये ट्रिक है और जैसे मैम इसकी, एक बट और चीज है मैम, प्लेसेंटा एक्रीटा के सिनेरियोज आते हैं जैसे, तो मैम उसमें इन डिवेस्कुलराइजेशन का सीक्वेंस बता दें, पहले कौन सी आर्टरी है उसके बाद कौन सी, ये भी कंफ्यूजन। देखो अगर माँ आपके हाथ में है तो फिर सबसे पहले यूट्राइन लगाते हैं। ठीक है, फिर ओवेरियन और फिर इंटरनल आइलेक, लेकिन माँ जा रही है हाथ में, मतलब बल्सलेस हुई खड़ी है, फिर सबसे पहले इंटरनल आइलेक। ओके, ठीक ठीक है। है। जी अगर स्टेप बाय डिवास्कुलराइजेशन की बात कर रहे हो, वरना तो सबसे जी पहले जी। स्टेक्टमी है। एक्रीटा हम्म, में तो बच्चों है ही स्टेक्टमी। अगर आपने यूट्रस कंजर्व करनी है तो फिर स्टेप वाइज है, ऐसा ही है ना जी एक्रीटा में। तो स्टेप वाइज में यूट्राइन पहले है, फिर इंटरनल आइलेक है। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है यूट्राइन और इंटरनल आइलेक को, तो फिर आपने देखना है कि माँ के वाइटल्स क्या हैं। और बेस्ट हमेशा स्टेक्टमी होती है क्रीटा में। जी, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। समटाइम पता क्या होता है, हिस्टेक्टमी करने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही होती है, क्योंकि वाल्ट ब्लीड कर रही होती है विदाइनल आर्टरी। वो किधर से आती है, इंटरनल आइलेक से। फिर भी इंटरनल आइलेक लगानी पड़ती है एंड पे भी, इवन आफ्टर डूइंग हिस्टेक्टमी। तो अच्छा, मैं जरा देख लेती हूँ तुम्हारा डिस्कशन ग्रुप भी। बट तुम मेरी बात मानो, ये जो मैंने बताए हैं ना स्कोर्स, ये उल्टे सीधे इम्यून क्लियरेंस वाली चीजों में ना टाइम जाया करो। ये स्कोर्स कर लो, ये ऑन्कोलॉजी की स्टेज स्टेज वाइज। अब आपने परसों हमने किया ना एमसीपीएस का पेपर, उसमें 4 10 क्वेश्चन आए हुए थे स्टेजिंग के। चार तो कटे ओवेरियन कैंसर से आए हुए थे, है ना। एंडोमेट्रियल कैंसर के तीन तीन क्वेश्चन आए हुए थे स्टेजिंग से। तो स्टेजिंग करो, मतलब आपने ये अपना ये इतना प्रीशियस टाइम यूटिलाइज करना है ना, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमिंग या मोस्ट जो इम्पोर्टेंट भी और भूलने वाले टॉपिक्स हैं उनके लिए रखो। बाकी फैंसी आइडियाज आप छोड़ दें। ठीक है। डॉक्टर हिरा, कुछ सीनियर्स ये भी कह रहे हैं कि एफसीपीएस का 2022 और 3 का पेपर करें। अब टाइम तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है वो करने का बिल्कुल भी, और ही कंफ्यूज क्यों होने वाला मारवा, वो है। मारवा जो एफसीपीएस का 2023 का पेपर था ना, वो मैंने सबसे पहले तुम लोगों को करवाया। हाँ जी, वो हमने मतलब 2022 का, 2023 वाला तो आपने करवा दिया ना, वो तो साथ उसी टाइम ही कर लिया था। लेकिन अब इसके अच्छा, अलावा तो और हम कुछ नो ना नो नो करें नो ना, नो नो इतना नेक नो ऑफ टाइम पे। नो 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 नो, अपना पूल सबसे पहले। अपना पूल देखो, जब हमने कहीं जाना हो, सफर में नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं। ठीक है, नफल तो नहीं पढ़ते ना। जी मैम। तो जी ये जो मैम। आपका एमसीपीएस का पूल है ना, पर एमसीपीएस ये फर्ज है। बाकी एफसीपीएस और एमआरसीओजी और आईएमएम और एमएस, इनके पेपर फर्ज हैं। इट डिपेंड्स कि टाइम है, ठीक है अब मैम। टाइम है नहीं है ना। तो नहीं नहीं अपना नहीं पूल मैडम। करो सबसे पहले। ये ठीक है फारिग मैडम, वक्त की थैंक बातें यू। हैं। और देखो अगर आपको एक चीज आती है ना, यू नो के इस पे लगना इंस्ट्रूमेंट, उस पर 10,000 क्वेश्चन आ जाए आप लगा लोगे। आपको पता है ईसीबी की ये काउंटर इंडिकेशन है, उस पर 10,000 क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। हम्म। तो इसलिए आपने कल के दिन पे क्या करना है, अपने समरी कार्ड्स रिवाइज करने हैं। ठीक है मारवा। जी मैडम ठीक है, जी मैडम ठीक है। थैंक यू मैडम। मतलब अगर एक कार्ड करके आप लोग
10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो बेहतर है, या 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे? नहीं सोचो नहीं, ठीक जरा। बात है मैडम। जी। चलो ठीक है। और पता है जब आपकी माइंड की एक्टिविटी होती है वो एग्जाम वाले दिन बड़ी पीक पे होती है, अगर खा पी के सो के गए हो तो इस तरह के मसले तो होने नहीं देता आपका दिमाग, आराम से चुटकी में बजाते ही हल कर लेता है। मतलब नॉर्मल रूटीन में जो क्वेश्चन आपने खराब करने होते हैं एग्जाम में ठीक करते हो, ये मुझे पता है। आपका जो परफॉर्मेंस होती है एग्जाम आपके माइंड की वो पीक पे होती है उस दिन। ई बुक को गोली मारो, ठीक है, नो नो नीड। अब आखिरी दिन कोई पास पेपर कोई नहीं पढ़ेगा, आखिरी दिन वही करोगे जो मैं बता रही हूँ। हर ग्रुप को खोलो, 1 घंटा दो, समरीज रिवाइज करो और मूव ऑन। क्योंकि यही बेहतर तरीका है कि आप अगर एक कार्ड रिवाइज करते हो यू कैन एक्चुअली सॉल्व 100 क्वेश्चन थ्रू दिस कार्ड। अब अगर 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर तो टाइम वेस्ट होगा ना अब आखिरी दिन। और ये जो ई बुक है या जो पास पेपर्स हैं, बिलीव मी, आई विश मैं इनको कहीं निकाल के फेंक दूं कहीं। मतलब मुझे इतने को ये चिढ़ होती है क्योंकि 3 ऑप्शन है, 2 है नहीं। और मुझे इतना डर लगता है कि जब तुम एग्जाम में बैठोगे, 5 ऑप्शन आ गई और इन सबसे एक बेहतर ऑप्शन आ गई, और तुम कहीं ये ना कराओ कि इन तीनों में से जो की तुमने आज बनाई है वही लगाओ कि मैडम ने तो ये बताया था। तो अब तो मैं इतना डर गई हूँ, मैं तुम्हें साथ ही बता देती हूँ आइडियल की है, आइडियल की है, ये आइडियल की है। मतलब मैं तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ती अब कि तुम लोग मतलब कीज को क्रैम ना करो। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, कर लोगे इंशाल्लाह। बड़े हार्ड वर्क करो तुम लोग। हाँ बस कार्ड्स रिवाइज करो साबरा, कार्ड्स रिवाइज करो। ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मैडम एक दफा फोन को कि वॉइस नोट्स भेज दें अगर थोड़े से, तो ट्रीटमेंट मुझे बार बार भूल जाती है। देखो फातिमा, एक्चुअली इसका वॉइस नोट भी समझ में नहीं आएगा। कैसे समझ आ सकता है कि मैं कहूँगी लोअर 1/3 है अपर 1/3 है? इसमें ना कोई वो भी नहीं है, कोई स्टोरी भी नहीं बन पाती। आपने तो उनको कंपेयर करना है क्योंकि एंडोमेट्रियल मिक्स होता है सर्विक्स के साथ, दोनों की स्टेज 2 मिक्स हो जाती है, सर्वाइकल स्ट्रोमा आता है। और फिर आप देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम की स्टेज 3 है वो फिर ओवरी के साथ मिक्स हो जाती है। ये पांचों इकट्ठे मैंने, मतलब जब हमने उनको का लाइव सेशन किया था, मैंने कहा था ये पांचों इकट्ठे एक ही साइड में 5 पेजेस खोल के बैठ जाया करो। और फिर सबकी स्टेज 1 1 1 1 1, सबकी स्टेज 2 2 2 2 2 2, सबकी 3 3 3 3 3 आपने देखनी है। ये मतलब मैडम मैं आपकी बेस याद मेमोरी कर है। रही हूँ, मैंने लगा पेपर्स पे भी लिखे हैं फिर भी वो मुझे भूल जाते हैं। फिर फातिमा अभी अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी करने वाला काम इतना ज्यादा है। अबगार पड़े हैं, जीटीडी पड़ी है, बिशप पड़ा है, और इतने सारे टेबल्स पड़े हैं। अभी जितना आप इसको दे सकते थे, आपने तो 1 घंटा दिया है ना ऑन्कोलॉजी को, बस ये काफी है। इंशाल्लाह यू विल डू इट। देखो ये फीलिंग होती है कि हम भूल जाएंगे भूल जाएंगे। आप बस रिवाइज करो, एक दफा पढ़ के छोड़ दो, दैट्स इट, मूव ऑन। वरना ये पूरा दिन कल का ऑन कॉल में जाने वाला है, पूरा दिन। और उनको से क्वेश्चन क्वेश्चन कितने आएंगे? 10। फिर 190 किसने करने हैं? हम्म। ओके मैडम। मेरी ना MRCG 1 में एक कैंडिडेट थी, पेपर से पहले, हफ्ता पहले, रोते पिटते उसने मुझे कहा मुझे बायोकेमिस्ट्री मैडम मैं लिख के देती हूँ, मैंने पढ़ी तक नहीं है, मुझे इतनी जहर लगती है और अब मैं या तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगी या फिर मैं ये अपने मेजर सब्जेक्ट बाकी एनाटॉमी और ये रिवाइज करूंगी, मैं क्या करूँ? मैंने कहा तुम ना बायोकेमिस्ट्री को गोली मारो, तुम समझो 14 सब्जेक्ट नहीं है, 13 सब्जेक्ट है MCP इसके MRCG के, तुमने करनी नहीं है बायोकेमिस्ट्री। कहती मैम ये कैसे हो सकता है? मैं कहा मैं कह रही हूँ ना, बिकॉज तुम अभी पूरे 7 दिन बायोकेमिस्ट्री करोगी, पेपर में इसके टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, 200 तो एनाटॉमी एम्ब्रियो और बाकी चीजों से आने वाले हैं, तो तुमने बाकी वैसे ही खराब कर रहे हैं। तो तुम करो ही ना, ये 7 क्वेश्चन तुम करो ही ना। तुम इसके बाद बरसात भी तो पास होने वाली हो ना। तो शी डिड द सेम। उसने, मैं मुझे पता है, उसने एक लफ्ज नहीं किया बायोकेमिस्ट्री का, उसने बाकी तेरह सब्जेक्ट अच्छे से किए, पास हो गई। 60, हाँ 7 स्कोर था। तो ये आइडियल, ये टेक्निकल बात बता रही हूँ मैं। लास्ट जब आपके एग्जाम के डेज होते हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज उन उन जगह करते हैं जहां से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अब ऑनको से कोई कितना ही आ जाएगा, लेट्स सपोज 10 क्वेश्चन आएंगे, आपने अच्छी रिवीजन नहीं की, आपको स्टेज 3 सबकी भूल गई है, लेकिन स्टेज 3 के 2 ही आएंगे ना, छोड़ देना, बाकी 8 तो आते ही हैं। ये एक मतलब रफ एस्टिमेशन मैं बता रही हूँ। ठीक है, मैं जी चलो मैं मैडम दोबारा ठीक।
वॉइस नोट बना दूंगी, तुम्हारे लिए बना दूंगी, ठीक है चलो। थैंक यू सो मच मैडम। आप ये जो कार्ड्स आप कह रही हैं कि वो जो कल के लिए हमने टॉपिक हैं वो आप एक ग्रुप में शेयर कर देंगी हाँ या वो मैं करूंगी, ये जो आपकी स्कोरिंग्स है मैं हमेशा मैं खुद ही करती हूँ। स्कोरिंग और ये सारा? हाँ, ओके, क्योंकि फिर थैंक यू आपको मैडम। ढूंढने में टाइम लगता है, मैं नहीं चाहती तुम लोग ढूंढने वाला टाइम तुम्हारा जो ना वो लगे, तुम बस पढ़ो। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू सो ओके मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।